हेलो, नमस्कार। मैं ज्योति तोमर आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने गृह विज्ञान में। आज हम पढ़ेंगे शक्ति व्यवस्थापन। पहले हम इसे समझेंगे, ये है क्या। शक्ति व्यवस्थापन सुविधाजनक ढंग से किया गया कार्य जिसमें थकान नहीं उत्पन्न होती, यानी काम इस तरह से करना कि हमें थकावट ना हो, हमारी जो है शक्ति और ऊर्जा ज़्यादा ना लगे, इस तरीके से काम को मैनेज करके चलना। फिर है साथ ही गृहिणी मनोरंजन तथा अन्य क्रियाओं हेतु शक्ति बची रहे, यानी कहने का मतलब तात्पर्य इसका ये है कि हम काम इस तरह से करें कि हमारी ऊर्जा व्यर्थ ना हो और हम दूसरा काम करने के लिए भी तैयार रहें, जो कि हम कंटिन्यू काम कर सकें। भाई हमने एक काम खत्म कर लिया, हमारी शक्ति और ऊर्जा इतनी व्यर्थ नहीं हुई कि हम अगले काम ना कर सके, क्योंकि हमें थकावट ही नहीं हुई। जब वो ऊर्जा व्यर्थ नहीं हुई, मेरी शक्ति व्यर्थ नहीं हुई, तो हमें थकावट नहीं हुई, तो हम काम को हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे इसमें गृह निर्माण क्रियाओं के विभिन्न प्रयास। इसे समझते हैं हम, ये है क्या। इसमें पहला है मानसिक प्रयास, फिर है मोड़ना मॉडर्न प्रयास, फिर है चक्षु प्रयास, फिर है शारीरिक प्रयास और लास्ट में इसका है पद प्रयास। तो एक एक करके इन सारे पॉइंटों को समझते चलते हैं हम लोग। मानसिक प्रयास, इसमें क्या होता है, इसमें सोचने विचारने का काम होता है, यानी जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम काम की अपने माइंड में जैसे मन में कुछ प्लान करते हैं, तो इस मानसिक प्रयास में ऐसा होता है। यानी जैसे हम किसी के सामने अपने तर्क रखते हैं या हम योजना बनाते हैं या निर्णय लेते हैं, ये सब मानसिक प्रयास के अंतर्गत आता है। जैसे याद रखना, किसी बात को करना, कहना, ये सब किस में आएंगे, ये मानसिक प्रयास में आएंगे। निर्देशन देना। चलिए अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न प्रयास। ये मॉडर्न प्रयास है, इनमें मोड़ना नहीं आएगा, ये आका डंडा नहीं लगेगा इसमें, ये मॉडर्न प्रयास है। तो चलिए इसे समझते हैं। मॉडर्न प्रयास में क्या होगा, जैसे झुकना, उठना, बैठना, एड़ी के बल बैठना, घुटने के बल बैठना, यानी जिस तरह से हम झुकना कह सकते हैं, झुकना, बैठना, एड़ी के बल बैठना, घुटने के बल बैठना, ये सब क्या है, किस में आते हैं, ये मॉडर्न प्रयास में आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है चक्षु प्रयास। चक्षु मीन्स के आंखें, है ना। तो ये है क्या, यानी नेत्र संचालन, हमारे नेत्रों का चलना, पलक झपकना, देखना, खोजना, निरीक्षण करना। निरीक्षण करना मतलब कि किसी चीज को बारीकी से देखना, दूरी और प्रकाश की स्थिति में समायोजन स्थापित करना, ये सब किस में आते हैं, चक्षु प्रयास में। फिर नेक्स्ट आता है इसमें शारीरिक प्रयास। इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। भाई शारीरिक प्रयास में आएगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, हाथ व पैरों को फैलाना व समेटना, किसी चीज को खींचना, किसी चीज को दबाना, पेड़ पे जैसे चढ़ना, ये सब क्या हुए, ये सब शारीरिक प्रयास के अंतर्गत आते हैं। फिर इसका लास्ट पॉइंट है पद प्रयास। पद प्रयास में जैसे हिलना, डुलना, खड़े होना, घुटने मोड़ना, ये सब किस में आएंगे, पद प्रयास के अंतर्गत। फिर अब हम पढ़ेंगे, अब इसमें शक्ति बचाने के लिए हम कामों को बांट लेते हैं। किस तरह से कामों को बांट लेते हैं, दो प्रकार से। कौन सा, एक हल्का कार्य और दूसरा भारी कार्य। तो इससे क्या होगी, जब हम काम को बांट लेंगे हल्के कार्य के रूप में और भारी कार्य के रूप में, हमारी शक्ति जो है कम इन्वेस्ट होगी। तो चलिए पहले इसे समझते हैं, हल्का कार्य होता क्या है। ऐसे कार्य जो हाथ व मशीन द्वारा किए जाएं वे हल्के कार्य कहलाते हैं। ज़्यादातर यह काम बैठकर किए जाते हैं। जैसे हम लैपटॉप चलाते हैं, स्वेटर बुनते हैं, तो और या बैठकर पढ़ते हैं, तो ये सब किस में आते हैं, ये सब हल्के कार्य में आते हैं। इसमें आराम से बैठने की अपेक्षा 15% कैलोरी अधिक खर्च होती है। भाई एक तो हो गए हम आराम से बैठे हैं, रिलैक्स फील, एकदम रिलैक्स होके, उसमें क्या है, काम नहीं है हमारे पास, तो हमारी जो है कैलोरी खर्च नहीं होती उसमें। और परंतु अगर हम कुछ काम कर रहे हैं
बैठ के भाई जैसे हम लैपटॉप चला रहे हैं, बुनाई का काम कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, तो उसमें हमारी 15% ऊर्जा जो है, कैलोरी जो है अधिक खर्च होती है। अब हम पढ़ेंगे भारी कार्य। भारी कार्य हैं क्या? जैसे वस्त्र धोना, बोझा उठाना, सिलबट्टे पर चटनी पीसना, पोछा लगाना, बच्चे को गोद में उठाकर चलना, लकड़ी काटना, इसी तरह से बहुत सी चीज़ें हैं। या जैसे हम मान सकते हैं खिड़की दरवाजे साफ करना, ये सब भारी काम के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ेंगे आज थकान। हमारा शक्ति व्यवस्थापन क्या हुआ, खत्म हो गया वो टॉपिक। अब हम पढ़ रहे हैं थकान। थकान क्या है, थकान के कितने प्रकार होते हैं, थकान के लक्षण क्या है, ठीक है, थकान को दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं, अब इसमें हम ये समझेंगे। थकान के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, और थकान किस तरह से 2 कारणों से होती है, एक बाहरी थकान और एक आंतरिक थकान। बाहरी थकान में क्या होता है, बाहरी थकान होती है जैसे हम कहीं जा रहे हैं टूर पे, तो अगर हम कहीं रास्ते में जाम में फंस गए तो क्या होगी, वो बाहरी थकान होगी, हम बैठे बैठे क्या थक जाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, बाहरी थकान। फिर उसके बाद अब पढ़ रहे हैं हम आंतरिक थकान। आंतरिक थकान क्या है भाई, बाहरी कारणों से जो होती है वो होती है आंतरिक थकान। बाहरी कारणों से आप सोचोगे कि अब अभी तो ये बता रहे थे बाहरी थकान, जैसे जाम में फंसना, इस तरह से होगी बाहरी थकान। और आंतरिक थकान होती है बाहरी थकान के कारण, जैसे हृदय रोग, मांसपेशियों में दर्द, पेट में दर्द, सिर में दर्द, ये सब क्या है, बाहरी जो थकान हुई उसके कारण हमें जो थकान हुई है वो है ये है आंतरिक थकान। चलिए अब थकान के प्रकार पढ़ते हैं। थकान के प्रकार, पहला है शारीरिक थकान और दूसरा है मनोवैज्ञानिक थकान। शारीरिक थकान में क्या होगा भाई, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा ना मिलने पर हमें जो है शारीरिक थकान होने लगती है। इसमें लैक्टिक, ये सब होता है लैक्टिक अम्ल के कारण, ठीक है। ये हो गई हमारी शारीरिक थकान। शारीरिक थकान के लक्षण क्या क्या होंगे, जैसे हमें आराम करने के बाद भी ऐसा लगेगा जैसे हमने आराम ही नहीं किया है, यानी विश्रामहीनता का बोध होगा। कार्य से छूटने की इच्छा होगी कि बस जल्दी से काम खत्म हो जाए किसी तरह से, मतलब पीछा छुड़ाना एक तरह से काम से, इस तरह से ये इसके लक्षण हैं। और जैसे असंतोष की भावना कि पता नहीं कब खत्म होगा, मन नहीं है उस काम को करने का, या आलस आना, या उबाऊपन होना, नींद आना, उबासी आना, ये इसके लक्षण हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं मनोवैज्ञानिक थकान। मनोवैज्ञानिक थकान में कौन कौन सी होती है, एक नीरस थकान होती है और एक कुंठाजन्य थकान होती है। तो हम पहले समझते हैं नीरस थकान को। नीरस थकान है क्या, लगातार एक ही काम को कर करके क्या हो जाते हैं, जब बोर हो जाते हैं उसे कहते हैं हम नीरस थकान, ठीक है। और कुंठाजन्य थकान कौन सी होती है, कुंठाजन्य थकान होती है जैसे भाई हमने कोई लक्ष्य बनाया, अगर हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते तो क्या होगा, हमें क्या होगी, चिड़चिड़ाहट सी हो जाती है ना, जैसे हम बोलते हैं कि परेशान हो गए, या हमने कोई प्लान बनाया और उसका रिजल्ट ना मिले हमें हमारे हिसाब से, तो जो थकान होती है वो है, उसे कहते हैं कुंठाजन्य थकान। या जैसे कोई धीरे धीरे काम कर रहा है उसे देख के चिड़चिड़ाहट सी हो जाती है, वो उसे भी कहते हैं हम कुंठाजन्य थकान। अच्छा, इसके लक्षण क्या क्या होंगे, इसके लक्षण जैसे होंगे अनुभव की कमी। भाई अनुभव की कमी थी जब ही तो हमारा प्लान जो है, जो हमने रिजल्ट सोचा था उसके अकॉर्डिंग नहीं आया, यानी हमारे कहीं प्लान में गड़बड़ थी, यानी। और दूसरा इसमें सफल विधियों का ज्ञान न होना। अगर भाई हमें ज्ञान ही नहीं है कि इस तरह से ये इस चीज़ का ये रिजल्ट मिलेगा, तो क्या हुआ, सफल विधियों का ज्ञान नहीं हुआ हमें, इस वजह से तो दिक्कत आई। या परिवार में लड़ाई झगड़े जैसे रहते हैं, या असहयोग की भावना, परिवार के प्रति उत्साह की कमी, ये जो है ये कुंठाजन्य थकान के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं थकान दूर करने के उपाय। क्या क्या उपाय होंगे, जैसे विश्राम स्थल, यानी जहाँ वो हमारे आराम करने का स्थान है वो बहुत ही शांत वातावरण में होना चाहिए, जहाँ किसी प्रकार की खटपट ना हो, जो हमारा बेड है या बिस्तर है वो जो है हमारे हिसाब से बिल्कुल रिलैक्स देने वाला हो,
ये हो गया विश्राम स्थल, जहाँ आराम कर सकते हैं हम आराम से, कोई बिना किसी डिस्टरबेंस के। फिर है प्रेरणा की भूमिका। प्रेरणा की भूमिका कैसे, जैसे घर में लड़ाई हो जाए, भाई हस्बैंड वाइफ है, दोनों में लड़ाई हो गई, और वाइफ क्या कहेगी हस्बैंड के लिए, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, और लेकिन कोई तीसरा बंदा आके उसको समझाने लगे, नहीं तुम्हारे हस्बैंड में तो ये भी खूबी है, वो भी खूबी है, ये भी खूबी है, तो क्या हुआ, एक तरफ तो उस लेडी का माइंड नेगेटिव वे में चल रहा था, लेकिन तुरंत ही क्या हुआ, वो चेंज हो गया किसी के समझाने से। तो इसे कहेंगे प्रेरणा की भूमिका। अब समझते हैं कार्य में परिवर्तन। कार्य में परिवर्तन कैसे, जैसे काम के बीच में रेस्ट लेना, भाई किसी काम को करते करते हम थक गए, है ना, थकने के बाद क्या होगा, भाई काम को करते करते थक गए, फिर मन नहीं लग रहा उसमें, तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। जैसे अगर हमें डांसिंग का शौक है तो हम थोड़ा डांस कर लेंगे, कोई हमारे आसपास छोटा बच्चा है उसके साथ थोड़ा सा खेल लेंगे, तो थोड़ा हमारा माइंड जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये होगा हमारे कार्य में परिवर्तन। फिर नेक्स्ट आता है उचित शारीरिक स्थिति। उचित शारीरिक स्थिति कैसे, भाई अब हम पढ़ने बैठे हैं, हमने क्या करा, बेड पे बैठ गए, थोड़ी बहुत देर तो बैठे, फिर बेड पे बैठे बैठे क्या हो गया, आलस आ गया, है ना, और कमर भी दर्द करने लगी। अगर हम चेयर और टेबल का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, लंबे टाइम तक कर पाएंगे बिना थके, क्योंकि हमारी कमर दर्द नहीं करेगी, ना ही हमें आलस आएगा। तो ये है उचित शारीरिक स्थिति। फिर नेक्स्ट आता है कार्य के प्रति रुचि जागृत करना। भाई किसी काम के प्रति हमें इंटरेस्ट लाना है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हम उसमें सफल हो रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, उसमें इंटरेस्ट हमारा जागता चला जाएगा, हमारी रुचि जागती चली जाएगी। ये हुआ हमारा कार्य के प्रति रुचि जागृत करना। फिर है कौशल जागृत करना। भाई अगर काम सही तरीके से क्या होगा तो कौशल तो अपने आप जागृत होगा हमारा। फिर नेक्स्ट आता है समय शक्ति बचत के उपकरणों का प्रयोग करना। समय शक्ति बचत के उपकरणों का प्रयोग कैसे करेंगे, भाई हमारी समय और शक्ति कैसे बचेगी, उपकरण के प्रयोग करने से। और उपकरण जैसे हमें कपड़े धोने हैं, वॉशिंग मशीन अगर हम हाथ से धोएंगे तो क्या होगा, हमारी शक्ति भी ज़्यादा लगेगी, हमारा समय भी ज़्यादा खराब होगा। तो अगर हम क्या करेंगे, हम मशीन का यूज़ करेंगे, वॉशिंग मशीन का, तो उसमें कपड़े डाल के जल्दी धुल जाएंगे। तो ये हुआ हमारा समय शक्ति बचत के उपकरणों का प्रयोग। उपकरण ही तो है हमारा मशीन, वॉशिंग मशीन। तो चलिए अब हमारा थकान जो है ये भी खत्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक है वो पारिवारिक आय से है, ठीक है। अब हम पहले पारिवारिक आय है क्या इसे समझेंगे। यानी एक निश्चित अवधि में परिवार के मुखिया व अन्य सदस्यों द्वारा अर्जित आय, धन एवं मुद्रा पारिवारिक आय कहलाती है। भाई हमारे परिवार में कोई ऐसा मेंबर है जो बाहर से धन अर्जित करके लाता है, और वो हमारी क्या है, हमारी सुख सुविधाओं को पूरा करने में उन पैसों को लगाता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में पैसे लगाता है धन एवं मुद्रा के रूप में। फिर आते हैं हम पारिवारिक आय के प्रकार। इसमें आएगा पहला मौद्रिक आय, दूसरा वास्तविक आय। वास्तविक आय में कौन कौन से होंगे, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। फिर लास्ट में होगा मानसिक आय। तो समझते हैं चलिए इसे। मौद्रिक आय क्या है, ऐसी आय जो मुद्रा के रूप में प्राप्त हो उसे मौद्रिक आय कहते हैं। किस तरह से, भाई हम मुद्रा में जो है क्रय शक्ति होती है। कैसे, भाई कोई भी चीज खरीदने की शक्ति किस में है, धन में ही तो है, पैसों में ही तो है ना। और ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है, नौकरी से या व्यवसाय से। मौद्रिक आय नौकरी या व्यवसाय से प्राप्त होती है। कुछ अवस्थाओं में परिवार को बिना प्रयत्न किए ही मौद्रिक आय प्राप्त हो जाती है। जैसे ये हमारे पूर्वजों की जो हमारी संपत्ति है या मकान का किराया, ये सब मौद्रिक आय वस्तु और सेवाओं में बदल जाती है। भाई जो भी हमारी सैलरी आती है वो क्या हुई, भाई सैलरी आई तो उसका क्या हुआ, हम वस्तुएं लेते हैं, ज़रूरत की जो हमें सामान चाहिए, हम सेवाएं लेते हैं, धन का उपभोग करते हैं, है ना। ये सब आता है, ये मौद्रिक आय की वजह से ही हो पाता है, धन की वजह से ही तो हम सामान ले पा रहे हैं। फिर आता है वास्तविक आय। वास्तविक आय है क्या, इसे समझते हैं। यह आय परिवार को एक निश्चित अवधि में वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह से प्राप्त होती है। यह दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय।
चलिए अब हम प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय को समझते हैं। पहले हम वास्तविक आय का अर्थ समझ लेते हैं ना भाई। यह आय परिवार की एक निश्चित अवधि में वस्तु एवं सेवाओं के प्रवाह से होती है। एक निश्चित अवधि में, जैसे 1 महीने की है, एक महीने में जो धन आ रहा है, या हम किसी कोई वस्तु है उसका सेवन कर रहे हैं, तो ये 2 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होगा भाई, ऐसी आय जिसमें पैसा खर्च करके वस्तु व सेवा के रूप में प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहेंगे हम, प्रत्यक्ष आय। चलो इसे उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जैसे आहार व फल खरीदना, कपड़े खरीदना, कम से कम पैसा खर्च करके अधिक से अधिक अच्छे काम करना, ये हमारा प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आता है। अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत क्या होगा, ऐसी आय जिसे हम प्राप्त करने हेतु मुद्रा नहीं व्यय करनी पड़ती, उसे अप्रत्यक्ष आय कहते हैं। कैसे भाई, जैसे हम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो क्या मिल रही है हमें, निःशुल्क शिक्षा मिल रही है, ठीक है। और कोई सरकारी पुस्तकालय है हमारे नज़दीक, हम उसमें जा रहे हैं तो क्या हुआ, वहाँ भी हम निःशुल्क ले रहे हैं उसे। कहीं पार्क में बैठे हैं अच्छे से, वो भी तो हम फ्री ले रहे हैं। या हम जू वगैरह जाते हैं, इसी तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो अप्रत्यक्ष आय के रूप में हैं, जिसके लिए हमें खर्चा नहीं करना पड़ता। और प्रत्यक्ष आय के रूप में, प्रत्यक्ष आय में हमें खर्चा करना पड़ता है ना। जो हमारी वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, उन्हें खरीदने के लिए हमें प्रत्यक्ष आय में खर्चा करना पड़ता है, अप्रत्यक्ष आय में हमें खर्चा नहीं करना पड़ता है। मानसिक आय, मानसिक आय क्या है, अब हम इसे समझते हैं। ये मानसिक आय, मानसिक आय यह एक मानसिक संतुष्टि से है। इसके ये किसी तरह की आय नहीं है, इसमें इसके अंतर क्या होता है, हमारे मन को सुख प्राप्त होता है। मानसिक आय के अंतर्गत ये किसी तरह की आय नहीं होती है, ये क्या होता है, हमारी मन की संतुष्टि होती है। यह आय व्यक्ति पैसा खर्च करके या सेवा द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे कोई हमारे पास वस्तु रखी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे पास वस्तु रखी है, हम क्या करते हैं, उसका यूज कर लेते हैं। उसका एक बार यूज करते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो हमें क्या होती है, मन की संतुष्टि मिलती है ना, कि हमने चलो इसका इस्तेमाल कर लिया, बिना पैसे और खर्च करे इसी को हमने यूटिलाइज कर लिया दोबारा से। अच्छा चलो वैसे समझते हैं कि अपने जीवन के उसमें जो हमारी घटनाएं चलती हैं उसके तौर पे समझते हैं। जैसे हम कोई चीज़ लाए, कोई कपड़ा लाए, कोई ड्रेस लाए, हम ड्रेस लाए 5,000 की, वही हमने सूट खरीद लिया 3,000 का, तो क्या होगा, हम ड्रेस को तो कभी कभी पहनेंगे लेकिन सूट को हर बार बार पहन पाएंगे। तो क्या हुआ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, अब हमने घर में निकाल लिया वो सूट, हमने उस सूट को खूब पहनते हैं, तो क्या हुआ, हमने उसके जो पैसे थे हमने वसूल कर लिए। हमारे मन में संतुष्टि हो गई ना कि हमने इसका यूटिलाइज कर दिया, जितनी की ये चीज़ थी हमने इसको वसूल कर लिया। और वो जो हमारी ड्रेस है वो क्या हुआ, एक बार हमने पहनी, दूसरी बार हम सोचेंगे नहीं यार इसे नहीं पहनते हैं, ये तो मैंने जब पहनी थी उस पार्टी फंक्शन में, इसे तो सबने देख लिया। तो ये है मानसिक संतुष्टि या मानसिक आय, जो हमारे मन में जो संतुष्टि मिल जाती है हमें किसी चीज को लेके, उसे कहते हैं मानसिक आय। चलिए अब हम पढ़ेंगे पारिवारिक आय के स्रोत। क्या क्या स्रोत हैं पारिवारिक आय के, वेतन, मजदूरी, लगान व किराया, ब्याज, बोनस, पेंशन, ग्रेच्युटी, उपहार, भत्ता और छात्रवृत्ति। तो चलिए एक एक करके हम सारी चीजों को समझते हैं। वेतन, वेतन क्या है, ऐसी आय जो मानसिक श्रम के बदले प्राप्त होती है। यानी कैसे, इसे हम कैसे समझेंगे, ऐसी आय मानसिक श्रम के बदले प्राप्त होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल योग्यता के आधार पर, जो हमने योग्यता के आधार पर जैसे हमें नौकरी मिली है तो उससे जो धन मिलेगा वो क्या होगा, हमारा वेतन कहलाएगा। हमारी निपुणता के आधार पर जो हमें धन मिलेगा वो वेतन कहलाएगा। हमारे कौशलता के आधार पर जो हमें धन मिलेगा वो क्या कहलाएगा, वो वेतन कहलाएगा। यानी हमारी योग्यता के आधार पे, हमारी निपुणता के आधार पे, हमारी कौशलता के आधार पे वो डिपेंड करती है हमारी सैलरी। चलिए अब हम पढ़ेंगे मजदूरी। मजदूरी क्या है, शारीरिक श्रम के बदले प्राप्त आय को हम कहते हैं मजदूरी। जो भाई जैसे कहीं मकान बन रहा है
वहाँ जो लेबर काम कर रही होगी तो हम क्या कहेंगे, मजदूर। और जो उसे जो सैलरी मिलेगी वो किस रूप में मिलेगी, मजदूरी के रूप में मिलेगी, है ना। तो ये है मजदूरी आय। अच्छा, हम वैसे थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जब भाई जो चिकित्सक या वकील द्वारा लिया गया धन, उसे हम क्या कहते हैं, फीस कहते हैं। और जो लेखन, जो राइटर है वो कोई राशि लेगा अपनी बुक के लिए तो क्या कहेंगे, रॉयल्टी कहेंगे उसे। और कोई एजेंट लेता है कोई धन हमसे तो हम क्या कहेंगे, उसे कमीशन कहते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं मजदूरी। मजदूरी क्या है, सॉरी मजदूरी हो गया। लगान व किराया। लगान और किराया कैसे हमारे स्रोत हैं आय के, भाई ऐसा धन जो वस्तु व साधन के प्रयोग के बदले दिया जाए। भाई हमने मकान किराए पे दे दिया, दुकान किराए पे दे दी, हमारी खेती है हमने उसे बटाई पे दे दिया, उगाई पे दे दिया, तो ये सब क्या है, ये हमारे लगान या किराए के अंतर्गत आते हैं। फिर चलिए हम ब्याज समझते हैं। ब्याज वो होता है जो मूलधन से प्राप्त अतिरिक्त आय ब्याज कहलाती है। यानी हमने किसी को पैसे दिए, हमने 500 रुपये दिए, हमने 5,000 रुपये दिए 3% के ब्याज पे, तो वो क्या है, जो हर महीने वो हमें जो देगा वो क्या होगा, ब्याज। मूल तो उसको हमने दे दिया, लेकिन उस मूल के ऊपर वो रख के हमें क्या देता है, हर महीने ब्याज दिया उसने। ये हो गया हमारा ब्याज। फिर हमारा आता है पेंशन। पेंशन में बोनस, पहले हम पढ़ेंगे बोनस। बोनस में क्या होगा, सरकारी कर्मचारी को वेतन के अलावा कुछ धन दिए जाते हैं, जैसे होली पे, दिवाली पे, उसे कहते हैं हम बोनस। यानी वेतन के अलावा विशेष अवसरों पर भी दिए जाते हैं, है ना। कर्मचारी को साल के अतिरिक्त राशि मिलती है, वो हम उसे बोनस कहते हैं। हम कहते हैं ना महंगाई भत्ता, ये भत्ता लग रहा है, वो भत्ता लग रहा है, बोनस। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं पेंशन। पेंशन क्या है, भाई सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को प्रति माह एक निश्चित धनराशि दी जाती है। यानी जब कोई इंसान रिटायर हो जाता है, कोई सरकारी कर्मचारी जैसे रिटायर हो गया, तो उसे क्या होगा, उसे हर महीने क्या मिलेगी, एक धनराशि मिलेगी, एक निश्चित धनराशि मिलेगी, जिसे हम पेंशन कहते हैं। फिर आते हैं हम ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी क्या है, यानी रिटायरमेंट के पश्चात एक मुश्त धन मिलने की को ग्रेच्युटी कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं जैसे एक फंड मिलता है ना, हमारे पूरी जीवन की कमाई में से थोड़ा थोड़ा सा वो कुछ % रखते हैं और सरकार भी हमें देती है, तो क्या होगा, वो क्या है, ग्रेच्युटी, जो हमें रिटायर होने के बाद मिलती है। चलिए अब आते हैं हम उपहार पे। उपहार क्या है, यानी भाई जैसे हमारे घर में कोई बर्थडे पार्टी है तो उसमें क्या है, वो क्या करेंगे, हाँ भाई हमारे दोस्त, हमारे संबंधी हमारे लिए गिफ्ट लाएंगे, वो जो गिफ्ट है वो उपहार है। यानी जैसे शादी में कोई गिफ्ट दे रहा है, मुंडन आदि में कोई गिफ्ट दे रहा है, जन्मदिन पे कोई गिफ्ट दे रहा है, वो कहलाते हैं उपहार। भत्ता क्या है, अब भत्ता समझते हैं। कोई भी सरकारी कर्मचारी या निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी आदि को वेतन के अलावा अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। अच्छा, वो कौन कौन से भत्ते होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल टीए, डीए, एचआरए, ये सब क्या है, ये भत्ते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं पारिवारिक आय को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हमारी आय को प्रभावित करते हैं। मुद्रा की क्रय शक्ति, हमने छात्रवृत्ति नहीं पढ़ी इसमें, हाँ जी छात्रवृत्ति रही है हमारी। छात्रवृत्ति यानी मेधावी छात्र छात्राओं को पढ़ाई के रूप में प्रोत्साहन के रूप में जो धनराशि दी जाती है उसे कहते हैं हम छात्रवृत्ति। अब हम पढ़ेंगे पारिवारिक आय को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं ये समझते हैं हम, एक एक करके सारे पॉइंटों को क्लियर इसमें करते चले जाएंगे। जैसे इसमें है मुद्रा की क्रय शक्ति। मुद्रा की क्रय शक्ति से मतलब है यानी कितना धन आपके पास है। भाई जितना धन आपके पास होगा आप उसके हिसाब से तो खर्चा करेंगे, वही तो आपकी क्रय शक्ति होगी, उतना ही तो सामान आप ला पाएंगे जितना आपके पास धन होगा। तो ये हमारी मुद्रा की क्रय शक्ति हमारे धन पर डिपेंड करती है कि हमारे पास कितना धन है। फिर हम पढ़ते हैं वास्तविक आय की मात्रा। यानी अगर हमारे पास अप्रत्यक्ष आय ज्यादा होगी तो धन कम व्यय होगा, यह है वास्तविक आय की मात्रा। भाई अगर हमारे पास मकान का, दुकान का किराया आ रहा है, खेती का किराया आ रहा है, तो क्या होगा, वो वास्तविक आय तो है ना हमारी। तो अगर हमारे वेतन आ रहा है अलग से कहीं से, हम नौकरी करते हैं इसके अलावा,
तो क्या होगा, वो वेतन तो हमारा सेव रहेगा और जो कि बाकी खर्चे हमारे वास्तविक आय से चलते रहेंगे, यानी हमारा जो है धन कम व्यय होगा। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम कुशल गृह प्रबंध। कुशल गृह प्रबंध कैसे, जैसे पारिवारिक आय के लिए उचित प्रबंध होना चाहिए। भाई पारिवारिक आय के लिए उचित प्रबंध होना चाहिए कि भाई ये नहीं कि बेफजूल में घर पे खर्चे हो रहे हैं बिना मतलब के। जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों को पहले, और जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उन्हें नहीं खरीदना। जिन चीज़ों के बिना काम चल सकता है उन्हें चलाएं। फिर है परिवार का स्वरूप, यानी हमारा परिवार छोटा है या बड़ा है, इस पे भी हमारे बहुत से खर्चे, हमारी आय प्रभावित होती है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आता है 6, वस्तु और सेवाओं का उचित उपयोग। वस्तु और सेवाओं का उचित उपयोग कैसे, भाई बहुत उचित ढंग से करना, बहुत सोच समझ के प्रयोग करना चीज़ों को, बेमतलब की चीज़ों को पे पैसा व्यर्थ ना करके जो सही ढंग है उस हिसाब से पैसों को खर्च करना। फिर आते हैं हम सामुदायिक सेवाओं का उपयोग। सामुदायिक सेवा का उपयोग कैसे, भाई गवर्नमेंट है, कोई गवर्नमेंट आम पब्लिक के लिए कुछ लॉन्च करती है तो हमें क्या करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। फिर आता है परिवार की उपभोक्ता वाली प्रवृत्ति। भाई हमारे परिवार के लोग कैसे हैं, मेहनती हैं, आलसी हैं, यही तो हमारे परिवार की उपभोक्ता वाली की प्रवृत्ति मानी जाएगी। भाई हमारे घर के लोग क्या होंगे, लापरवाह होंगे, ज़्यादा खर्चीले होंगे, तो आलसी होंगे, अपना काम अपने आप ना करके सोचेंगे 2-4 नौकर लगा लो, तो क्या होगा, ये परिवार के उपभोक्ता की प्रवृत्ति होती है। अगर मेहनती होंगे तो सोचेंगे कि हमें मेड लगाने की जरूरत है, हम अपना काम अपने आप कर लेंगे, तो वो क्या हुआ, वहाँ हमारा पैसा बचेगा, हमारी पारिवारिक आय भी बचेगी, यानी हमारी पारिवारिक आय को प्रभावित करेगी। फिर है नेक्स्ट आता है उपभोग का ढंग, यानी हम किसी चीज़ को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। भाई कोई चीज़ है हमारे घर में तो हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे, बाहर से ना खरीद के जो चीज़ें उससे पूरी हो सकती है उसको करेंगे, यानी किसी भी एक वस्तु को कई जगह यूज़ करना, ये होगा उपभोग का ढंग। फिर आखिरी पॉइंट आता है इसमें परिवार के सदस्यों का योगदान, यानी किसी भी एक वस्तु की परिवार के सदस्यों का योगदान। भाई बिना परिवार के सपोर्ट के बिना क्या कोई भी काम संभव होगा, नहीं। हमें कोई भी काम करने के लिए हमारे परिवार की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे परिवार हमारी इनकम को ध्यान में रखते हुए खर्चा करेगा तभी तो चीज़ें सही चल पाएंगी, यानी पारिवारिक आय को प्रभावित बहुत ज़्यादा करती है परिवार के सदस्यों का योगदान। चलिए अब हम पढ़ेंगे पारिवारिक व्यय। तो पहले देखते हैं पारिवारिक व्यय है क्या। आय का वह भाग जो परिवार अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खर्च करता है उसे हम पारिवारिक व्यय कहते हैं। भाई वेतन आया हमारा, वेतन में से क्या हुआ, भाई जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पे वो खर्च हो गया, जो वो धन खर्च हुआ है उसे क्या कह रहे हैं हम, पारिवारिक व्यय। चलिए अब हम समझते हैं पारिवारिक व्यय या उपभोग व्यय के प्रकार। भाई हम उपभोग ही तो कर रहे हैं चीज़ों का, इसमें आएगा निश्चित व्यय, अर्धनिश्चित व्यय या अल्पनिश्चित व्यय या आकस्मिक व्यय। एक एक करके इन पॉइंटों को क्लियर करते चलते हैं। निश्चित व्यय, निश्चित व्यय में क्या होगा, ऐसा व्यय जिन्हें प्रत्येक परिवार को करने ही पड़ते हैं और सभी परिवारों में एक जैसे होते हैं। भाई अब ये बताइए, हमारा जो खाना पीना है, हमारा जो बिजली है, मकान का किराया है, स्कूल की फीस है, ये सब क्या, ये बहुत सी चीज़ें जो हैं डिपेंड करती हैं कि बिल्कुल करनी है कि 100% हमें ये चीज़ें करनी ही करनी पड़ेंगी, तो इन्हें हम रोक नहीं सकते हैं। अब भाई बिना खाए पिए थोड़ी रहेंगे हम, और गर्मी में बिना पंखे के थोड़ी बैठे रहेंगे, या अंधेरे में काम थोड़ी करेंगे, तो बिजली का बिल भी तो आएगा। अब जिस मकान में या हमने कोई दुकान ले रखी है रेंट पे, उसका किराया भी देना ही देना पड़ेगा, फ्री में थोड़ी देगा हमें। और स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो स्कूल की फीस भी जाएगी, ट्यूशन में बच्चे पढ़ते हैं ट्यूशन की फीस भी जाएगी। तो ये क्या हुआ, एक तरह का ये क्या है, सब निश्चित व्यय हैं जो होने ही होने हैं। चलिए अब समझते हैं हम अर्धनिश्चित व्यय या अल्पनिश्चित व्यय। भाई
इसे हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। कैसे भाई, जैसे हमारे घर में बर्थडे पार्टी है, हम चाहे तो उसे 500 रुपये में भी निपटा सकते हैं और हम चाहे तो उसमें 50,000 भी खर्च कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारी सैलरी पर, है ना भाई। कोई हमें भाई, हम अपनी पॉकेट के हिसाब से ही तो खर्च करेंगे बर्थडे पे। ये आशा करती हूँ कि अर्धनिश्चित व्यय आपको समझ में आ गया होगा। फिर अब हम पढ़ेंगे आकस्मिक व्यय। इसमें क्या होगा, कोई समस्या आ जाती है, जैसे घर में अचानक कोई विपदा आ जाती है, ये मतलब कि कोई भगवान न करे किसी घर में ऐसा हो, कोई अगर बीमार पड़ जाता है ज़्यादा, तो अचानक हमें उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा, तो क्या है वो आकस्मिक व्यय होगा। यानी हमें अचानक उन पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा, सारी चीज़ें रोक के, कि हमें ये खर्चा करना ही करना पड़ेगा और करना भी पड़ता है। तो ये क्या है, ये है आकस्मिक व्यय। या हम ऐसे भी मान सकते हैं, यानी जो अचानक खर्चा आ जाए, जिसका हमें आइडिया भी नहीं होता कि भाई ऐसा भी हो जाएगा, बिना हमारे प्लान करे कोई खर्चा एकदम से आ जाए, वो है आकस्मिक व्यय, बिना हमारे सोचे। जैसे अब हम कहीं जा रहे हैं, कहीं घूमने, और हम कहीं सुनार वगैरह के पास खड़े हो गए जाके, या किसी के लिए कोई सामान देखने लगे, हमें अपने लिए भी ज्वेलरी समझ में आ गई, हमने वो भी खरीद ली, ये भी आकस्मिक व्यय के अंतर्गत आएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं पारिवारिक व्यय का महत्व। क्या महत्व है पारिवारिक व्यय का भाई? पारिवारिक व्यय में आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है। कैसे? अगर हम खर्च करेंगे तभी तो आवश्यकताएं पूरी होंगी, अगर खर्च ही नहीं होंगे तो, पैसे खर्च ही नहीं करेंगे तो आवश्यकताएं थोड़ी पूरी होगी। यानी पारिवारिक व्यय में आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है। तो इसका मतलब ये है भाई, अगर हम खर्च करेंगे तभी तो आवश्यकताएं पूरी हो पाएंगी हमारी, तभी तो हमारी आर्थिक क्रियाओं का संचालन हो पाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है पारिवारिक व्यय का सामाजिक महत्व। मतलब सामाजिक महत्व कैसे भाई? जैसा हमारी सोसाइटी है, हमें उसी तरह से तो रहना पड़ेगा। अब भाई जैसे किसी घर में सोफे नहीं है, खाने को तो हम नीचे बैठ के भी खा सकते हैं, चटाई बिछाई, उस पर बैठ के अपना आराम से खाना खा लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता हमारे समाज में। भाई हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ सोफे की, भाई कोई नीचे बैठ के खाते ही नहीं है। हमारी सोसाइटी कैसी करती है, हमारा रहन सहन हमारी सोसाइटी भी तो डिपेंड करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सोफे टेबल लेके आनी पड़ेगी। यानी जैसी हमारी सोसाइटी होगी हमें उसी तरह से रहना पड़ेगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं पारिवारिक व्यय का व्यापारिक महत्व। अब हम कहीं मार्केट गए तो क्या होगा, मार्केट गए तो वहाँ से हमने दुकान वाले से कपड़े खरीदे, तो अब ये तो है नहीं वो दुकान वाला हमारे लिए एक स्पेशल एक जोड़ी कपड़े लेके आया, वो तो बहुत सारे लेके आया था भाई बेचने के लिए। तो ये क्या होगा, ये भी एक तरह, ये जो है एक तरह का व्यापारिक महत्व होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है पारिवारिक व्यय का सरकारी हस्तक्षेप। अब इसे समझते हैं, सरकारी हस्तक्षेप कैसे होगा हमारी पारिवारिक व्यय में। भाई जैसे अब ये हाईवे वगैरह हैं, इस पे क्या है, टोल कटते हैं, टोल टैक्स कटता है, और हमारी इनकम में से, सैलरी में से इनकम टैक्स भी कटता है। अच्छा, कोई हम सामान खरीदते हैं कि एक लिमिट होती है, इससे ज़्यादा का सामान खरीदे तो उस पर क्या है, जीएसटी भी लगती है। तो ये हमारे पारिवारिक व्यय में हस्तक्षेप होता है सरकार का। यानी भाई सरकार की वजह से जो पैसा हमें लग रहा है हमारा नहीं जाना चाहिए तो पर वो जा रहा है, तो ये हुआ सरकारी हस्तक्षेप। चलिए अब हम पढ़ेंगे व्यय को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए अब समझते हैं इसे। भाई कुल पारिवारिक आय, आपकी आय ज़्यादा होगी तो खर्चे भी ज़्यादा होंगे, और आय कम होगी तो खर्चे भी कम होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारी पॉकेट पे इस चीज़ें डिपेंड करती हैं, हमारी जेब हमें कितने खर्चे के लिए अलाउ करती है और कितने खर्चे के लिए नहीं। अगर हमारी 50,000 इनकम है तो हमारे 50,000 के हिसाब से खर्चे होंगे, और 20,000 की इनकम है तो 20,000 के हिसाब से खर्चे होंगे। तो ये हो हमारी कुल पारिवारिक व्यय आय। फिर है परिवार का स्वरूप। परिवार का स्वरूप, अगर परिवार का स्वरूप छोटा होगा तो क्या होगा, खर्चे भी कम होंगे। परिवार का स्वरूप बड़ा होगा तो क्या होगा, खर्चे भी बड़े होंगे। फिर नेक्स्ट आता है बच्चों की संख्या। भाई घर में अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी तो खर्चे भी बहुत ज़्यादा होंगे। अगर इधर ही एक तरफ तो हमने 4 बच्चे रखे और एक तरफ ही 4 बड़े लोग ले लिए तो क्या होगा, बच्चों का खर्चा बड़ों से ज़्यादा होगा। फिर आता है परिवार के सदस्यों की संख्या। भाई
हमारे परिवार, किसी के परिवार में तो 4 लोग हैं, किसी के परिवार में 10 लोग हैं, तो क्या होगा, 10 लोगों के हिसाब से ज़्यादा खर्चा होगा और 4 लोगों में कम खर्चा होगा। ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। फिर आता है हमारा अर्जित करने वाले सदस्यों की संख्या व उनका व्यवसाय। तो क्या होगा, अर्जित करने वाले सदस्य क्या, यानी हमारे घर में कितने लोग कमाने वाले हैं। भाई ज़्यादा लोग कमाने वाले हो गए तो क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा इनकम होगी। कितने लोग हमारे घर में काम कर रहे हैं, उनका व्यवसाय क्या है, इस चीज़ को भी, ये भी हमारा सबसे बहुत बड़ा कारक है। फिर है रहन सहन का स्तर। भाई हमारा रहन सहन का स्तर कैसा है, स्टैंडर्ड का है, कम स्टैंडर्ड। भाई जैसे में हम रहेंगे वैसा हमारा स्टैंडर्ड हो जाएगा। अगर हमारा स्टैंडर्ड का होगा तो हमारे खर्चे भी ज़्यादा होंगे, है ना, अगर हम ऊंचे स्तर का अपना स्टैंडर्ड रखेंगे तो। फिर सामाजिक व धार्मिक परंपरा। सामाजिक धार्मिक परंपरा कैसे, भाई अब जैसे हमारे समाज में किसी धर्म को ज़्यादा माना जाता है, भाई हमारा समाज कोई भी त्योहार किस हिसाब से मना रहा है तो हमें भी उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। यानी सामाजिक व धार्मिक प्रभाव परंपराएं, जैसे होली, दिवाली, भाई हमारी सोसाइटी में जिस तरह से जो प्रोग्राम करे जाते हैं हमें उसमें इन्वॉल्व भी होना पड़ता है, हमें उसमें पैसे भी देने पड़ते हैं। तो ये भी चीज़ हमारे व्यय को प्रभावित करती है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पे, यानी निवास की स्थिति। निवास की स्थिति कैसे, भाई कहीं हमारा घर रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर है और मार्केट से भी 6 किलोमीटर दूर है, बस स्टैंड से भी 6 किलोमीटर दूर है। अब हमें क्या होगा, अब हमें 20 रुपये वो किराया देना पड़ेगा या 40 रुपये में किराया देना पड़ेगा। तो ये भी हमारा बिना बात का इन्वेस्टमेंट हुआ। यानी अगर हमारा 1 किलोमीटर के दायरे में सारी चीज़ें होंगी तो हमारा क्या होगा, निवास स्थान की जो निवास स्थान होगा तो वहाँ क्या होंगे, वहाँ कुछ खर्चे कुछ कम हो जाएंगे। बस यही अंतर है हमारे निवास स्थान की स्थिति में। फिर है गृहिणी की योग्यता। भाई गृहिणी कितनी समझदार है या उसमें अपने घर को लेके चलने की कितनी क्षमता है, यानी गृहिणी कितनी खर्चीली है। ये चीज़ें अगर वो अनपढ़ होगी और चीज़ों को ना समझने वाली होगी, ज़्यादा खर्चीली होगी, तो हमारे खर्चे जो हैं ज़्यादा प्रभावित होंगे। और उसी दूसरी जगह ही वही गृहिणी चीज़ों को सही से लेके चलेगी, समझदारी से कम खर्चे करेगी, तो ज़्यादा हमारी जो है कम खर्चे होंगे। फिर चलिए आते हैं विज्ञापन। यानी अगर कहीं हम कहीं विज्ञापन आया, हमारे पास कागज़ आया विज्ञापन के लिए, हमने उसमें देखा विज्ञापन पे कि 500 पे 1000 की छूट है, तो हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ से हम कुछ चीज़ें ऐसी लेके आ जाते हैं जिसमें सच में ही हमें बेनिफिट होता है। तो ये क्या हुआ, विज्ञापन का प्रभाव। चलिए आज का ये है हमारा टॉपिक, यही समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बचत यानी सेविंग। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।